वैसे तो उत्तराखंड के साथ बहुत सी स्पिरिचुअल स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। शायद तभी उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसी एक जगह है मद महेश्वर और बूढ़ा मद महेश्वर, जहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वहाँ पहुँचकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 16 किलोमीटर्स की एक हाइक करनी होती है, जिसमें आपको घने जंगल और नदियों से होकर गुजरना होता है। जब मैंने पहली बार इस ट्रैक के बारे में सुना तो मैं थोड़ा एक्साइटेड था इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए। तो मैं निकलता हूँ अपने घर से मद महेश्वर की ओर, जहाँ रास्ते में मैं रुकता हूँ अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम में बसे खूबसूरत से शहर कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग को हम बाय बाय बोलते हैं और निकलते हैं इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ आगे। चले भाई, चलो भाई। पहले दिन मैं अपने होम टाउन लोहाघाट से कर्णप्रयाग तक पहुंचता हूं। रात को वहीं स्टे करके सुबह 6 बजे हम रासी गांव के लिए निकलते हैं। रासी गांव से ही मद महेश्वर का ट्रैक स्टार्ट होता है, तो हमें आज वहीं पहुंचना था और अपना ट्रैक पूरा करना था। अभी यहाँ पे रुके थे और पीछे इतना सुंदर लग रहा है ना, अलकनंदा नदी जो वहाँ कर्णप्रयाग से बन के आ रही है। और ये रही अपनी चेरी। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। हमें आज 100 किलोमीटर्स बाइक चलानी थी और 16 किलोमीटर्स का ट्रैक करना था, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। पहले कर्णप्रयाग से ऊखीमठ और फिर ऊखीमठ से रासी गाँव जाना था। करीब 4 घंटे बाद हम पहुंचते हैं कर्णप्रयाग से रासी गांव में। आसपास खड़ी ट्रैवलर्स, कार्स और बाइक्स को देख के ये तो पता लग रहा था कि भीड़ तो होने वाली है, पर कितनी भीड़ मंदिर तक पहुंची है इसका पता तो मंदिर जाकर ही लगेगा। तो यहाँ पे को हमने बाइक पार्क कर दिया। देखो इतनी सारी बाइक लगी हैं, थोड़ी कार वगैरह भी, और सामने ही एक वाटरफॉल भी दिख रहा है। रेडी हो ऋतिक भाई? बिल्कुल भाई। तो यार यहाँ से आगे जाते हैं, इससे आगे गाड़ी ले जाना वर्जित है, इस बोर्ड पे लिखा है ऐसा। यार ट्रैकिंग में अगर भीड़ भाड़ दिखे तो ट्रैकिंग वाला मज़ा नहीं आता, क्योंकि ट्रैकिंग मेरे लिए एक मेडिटेशन जैसी है, जिसमें मैं खुद को जान सकूं, खुद को पहचान सकूं, दुनिया से कटकर एक सॉलिट्यूड वाली फीलिंग जो होती है उसे महसूस कर सकूं। पर भीड़ भाड़ में ऐसा नहीं होता। जब भीड़ आसपास हो तो लगता है आप किसी शहर की गलियों में घूम रहे हो, वो नेचर वाली फील ही नहीं आती है। मैं ट्रैक जून के महीने में कर रहा था, पर जून के महीने में इतनी ग्रीनरी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मानसून आया नहीं था, पर पहाड़ हरे भरे हो चुके थे। इन हरे भरे पहाड़ों को देखते देखते हम पहुंचते हैं एक अंकल जी की दुकान के पास। वाह अंकल जी, कैसे हो? ठीक हो? क्या क्या बेच रहे हो? भाई ये सामने है तुम्हारी जो है। अरे बढ़िया बढ़िया, चलें फिर। पहाड़ी जुगाड़ फ्रिज भाई क्या ले, कुछ ले ले भाई। खीरा खाए? नमक है क्या अंकल? पिसा हुआ नमक है, ये घर का घर का है ना? हाँ तो बना दो फिर, एक खीरा बना दो। खीरा खाते हैं यहाँ। आप गढ़वा लिए, हम कुमाऊनी है। मीटअप हो गया। हाँ
आप ऐसे सीजन में खोलते हो या फिर हमेशा ही है दुकान? सीजन में मात्र सीजन में। मात्र सीजन। अभी तो बहुत भीड़ गई होगी हैं? ऊपर को। आजकल बहुत कम हो गई। कम हो गई? कम हो गई भीड़, झीली पड़ गई आता है। अच्छा, वैसे आपका गांव कहाँ हुआ? रांसी। रांसी गांव से हुए? अच्छा, बस यहाँ स्कूल वगैरह है पास में? कहाँ? रांसी में? रांसी में इंटर तक है। अच्छा, हाई स्कूल इंटर ना। और कॉलेज फिर नीचे जाते होंगे? हाँ, कॉलेज के लिए नीचे अगस्त मुनि ऊखीमठ। ऊखीमठ। वाह, तो ये बना दिया अंकल जी ने। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। उठाओ भैया। ठीक है अंकल जी, बाय। अच्छा भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ से उतर रहा हूँ नीचे। चलो भाई, वहाँ शॉर्ट है भाई, यहाँ से चलो, यहीं से चलो। अंकल जी से मिलके कुछ देर आगे जाने के बाद हम पहुंच जाते हैं गोंडार वाटरफॉल के पास। ये वाटरफॉल जाके मिलता है हमारी राइट साइड बहती नदी में, जिस नदी का नाम है मधुमहेश्वर गंगा। करीब 3 से 4 किलोमीटर ट्रैक करके हम पहुंच जाते हैं यहाँ के पहले स्टॉप गोंडार विलेज में। अभी तक का ट्रैक तो बहुत इजी था, क्योंकि अभी तक हम टाउन हिल आ रहे थे। हमने लगभग 5 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट कर लिया था, बट इस पुल को क्रॉस करते ही हमें अपहिल जाना था। खैर, इस पुल को पार करते ही हम इस सुंदर सी और थोड़ी सी डरावनी नदी के किनारे बैठ जाते हैं। डरावनी इसलिए क्योंकि जिस पत्थर पे हम बैठे थे, पानी के बहाव से पत्थर भी हिल रहा था। कुछ देर रुक कर हम वापस ट्रैक स्टार्ट करते हैं, पर इस बार ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि अब चढ़ाई बढ़ रही थी और बैग हमें भारी लग रहा था। मैं वो हूँ जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूँ। मैं तो वैरागी हूँ, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, सिर्फ वो हूँ। ये देखो गाइस, इस नज़ारे के साथ एक मोटिवेशनल लाइन सुनने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, और अपनी हालत कुछ ऐसी हो फिलहाल, तो लगता है कि मैं तो वैरागी हूँ। हमने 12 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और टाइम बीतते रह रहा था, बट हम अभी तक लोकेशन तक नहीं पहुंचे थे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इस ट्रैक को 2 स्टेप में करें। आते दिन गोंडार गांव तक या फिर उससे आगे नानू गांव तक, और नेक्स्ट डे ऊपर मधुमहेश्वर, बूढ़ा मधुमहेश्वर तक। अभी तक का ट्रैक पूरे ओपन एरिया में था, कहीं कहीं पे कुछ कुछ पेड़ थे, लेकिन अब हम एकदम डेंस फॉरेस्ट में आ गए थे।
अब मुझे लग रहा था कि हम बस पहुंचने वाले हैं, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट के बाद ही मध्य महेश्वर के बुग्याल शुरू हो जाते हैं। इस जंगल के बीचों बीच से हमारी नज़र पड़ती है सामने की पीक्स पे, जो हल्के हल्के बादलों के बीच छुपी हुई थी, जिनमें हल्की हल्की स्नो भी थी, और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फाइनली कैंप्स दिख गए हैं आगे। ये देखो, ये नज़ारा देखो। फाइनली हम कैंप्स के पास पहुंच जाते हैं। हम अपना स्टे लेते हैं और अपना सामान वहीं रखते हैं और निकल जाते हैं आरती देखने, क्योंकि आरती स्टार्ट होने वाली थी। ट्रैक पूरा थका देने वाला था, लेकिन मंदिर के पहले दर्शन पड़ते ही सारी थकावट दूर हो जाती है। हम मंदिर के पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, आरती देखते हैं, और आरती सुनने में जो सुकून मिल रहा था, आसपास के नज़ारे देखते हुए आरती सुनना मन को अंदर से शांत कर देता है। मध्य महेश्वर के बारे में कहा जाता है, महाभारत के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव की तलाश में आए, तो महादेव उनसे नाराज थे, तो इसीलिए वो उनसे बचने के लिए नंदी के रूप में इन पहाड़ों में चले गए। पर जब पांडवों ने उन्हें पहचाना, तो उन्होंने अपने शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह पर प्रकट किए, जहाँ केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर है, जिन्हें पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। और पंच केदार में से द्वितीय केदार मध्य महेश्वर है, और मध्य महेश्वर में उनके मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है। तो यार दर्शन करके आ गए, अभी बस खाने का वेट कर रहे हैं। फुल टेबल से आरती सुनने के बाद और दर्शन करने के बाद हम आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो उठ चुके हैं और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। राम मंदिर, हम जा रहे हैं ऊपर। हमारी सुबह एक पीसफुल नज़ारे के साथ होती है। ठंडी ठंडी हवाएं हमारे चेहरे से टकरा रही थी, और हम बूढ़ा मध्य महेश्वर की ओर अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। अपने कैंप से हल्का ऊपर आए होते हैं कि हमें हमारे इस ट्रैक का पहला भेड़ बकरियों का झुंड देखने को मिलता है, जो इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना रहा था। तो यार, ये जून जुलाई के टाइम में ना इस पूरे ट्रैक में अलग अलग तरह के फूल खिले होते हैं, जिससे यह ट्रैक और भी सुंदर हो जाता है। इन फूलों और भेड़ बकरियों के साथ आगे ट्रैक करते करते मेरी नज़र पड़ती है चौखंबा पीक पे, जो बादलों के बीच से हमें निहार रही थी। वैसे तो ये ट्रैक 1 से 2 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है, और चढ़ाई एकदम सीधी है, जिसमें चलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। भाई, आंखों के सामने कुछ ही देर में कोहरा छा जाता है, और कोहरे के बीच से कुछ गाय और बैल निकल के आते हैं। एकदम अनरियल सीन देखने को मिल रहे थे। यहाँ बादलों के बीच से बहुत से बर्फ के पहाड़ झांक रहे होते हैं। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा बूढ़ा मध्य महेश्वर इतना खूबसूरत है कि आपको अपनी आंखों में यकीन नहीं होगा कि आपके सामने ये कैसे नज़ारे हैं। आप बीच में खड़े होते हैं और आपके चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप बस आसमान में पहुंच गए हैं। बस इन बादलों के बीच चलते चलते आप पहुंचते हैं
बूढ़ा मधमेश्वर मंदिर के पास। मंदिर के आसपास में ही कुछ कुंड हैं जिनमें आसपास के पहाड़ों का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। भाई अलग ही फील है भाई यहाँ के, इतना सुंदर ना। देखो ये देखो चौखंबा पीक का रिफ्लेक्शन जो ये लेक पे आ रहा है भाई, बहुत ही सुंदर। और ये देखो बादल देखो, ये देखो सनराइज हो रहा है वहाँ से। इन पहाड़ों का रिफ्लेक्शन जब इस कुंड में पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था इस कुंड के अंदर एक अलग दुनिया है जो हमें अपनी तरफ बुला रही है। कुछ ही देर में धूप भी अच्छे से खिल चुकी थी, जिससे नज़ारे और भी चमक उठे थे। बूढ़ा मधमेश्वर के दर्शन हो चुके थे, तो बस अब हमें सुबह नीचे मधमेश्वर के दर्शन करने थे। तो हम चलते हैं इन नज़ारों को देखते देखते नीचे की ओर। वापस नीचे मधमेश्वर पहुंचने के बाद हम मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर की ओर वापस। तो यार दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद भी ले लिया। मधमेश्वर की इन खूबसूरत वादियों को और महादेव को अपने मन में बसाकर हम निकलते हैं अपने घर की ओर वापस। सारा सामान पैक करते हैं और अपने उसी ट्रैक में वापस चलते हैं जिस ट्रैक से हम आए थे।